जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 30वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी तक हम ये चर्चा करने में कामयाब रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से अनवरत, लगातार और अथक संघर्ष करके, कोशिश करके हम शोषितों और वंचितों के लिए अधिकार दिलवाए, अधिकार को संविधान में शामिल किए। तो जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, वह थोड़ा सा दे देते हैं तो यह उनका बड़प्पन कम माना जाएगा बनस्बत उन लोगों से जिनके पास देने के लिए बहुत कम है, खुद अभाव की ज़िंदगी जीते हैं, कष्ट सहते हैं, दुखों और मुसीबतों का सामना करते हैं और फिर भी अपना जीवन शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को महामानव कहा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा नहीं था कि पारिवारिक आधार पर, सामाजिक आधार पर काफ़ी प्रतिष्ठित थे, काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी सशक्त थे और तब जाकर हमको अधिकार दिलवाए। अगर बाबा साहेब की जीवनी हम देखें, जीवनी पर हम प्रकाश अभी तक नहीं डाल पाए हैं और बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालने में हम ठीक से सक्षम भी नहीं हैं। हम उनके जीवन से जुड़ी हुई चंद बातों को जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक रखने का प्रयास करें। तो उनके जीवन को हम देखें, किस तरह मशहूर संगीतकार किशोर कुमार पगला कहते हैं कि प्यासे बाबा रह जाते, पानी बिन ये प्राण तड़पता, नल छूना नहीं तो नीचा, चपरासी दांत बटाता। विद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर को जातीय आधार पर हीन जाति मानकर अलग बैठाया जाता था, क्लास से बाहर बैठाया जाता था। बाबा साहब को प्यास लगती थी, नल छूना उनके लिए मना था। ये एक उदाहरण हुआ। ऐसे ऐसे अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत दृष्टांत है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दुखड़ा को हम जान सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाइयों और बहनों के साथ, उनके पिताजी सतारा में पोस्टेड थे तो सतारा गए। सतारा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही स्टेशन मास्टर को कहे और स्टेशन मास्टर इनकी जाति के बारे में जाना तो घृणा करना शुरू किया और फिर बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी की व्यवस्था हुई और बैलगाड़ी पर बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाइयों और बहनों के साथ चले। बाबा साहब छोटा थे, बच्चा थे और भी भाई बहन कोई सियाना नहीं थे। जैसे ही चले तो चलने के बाद बैलगाड़ी जो चला रहा था, जिसको पहलवान कहा जाता है, मालूम हुआ बाबा साहब की जाति के बारे में तो काफ़ी बिगड़ा, बहुत बिगड़ा और जाने से इनकार कर दिया। कहा कि इस महार भंगी को हम ले जाएंगे, महार भंगी की हम सेवा करेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर मजबूरी में ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार हुए तब वह गाड़ी हाँकने लगा। जब बाबा साहब को प्यास लगती थी और बैलगाड़ी वाला से यानी पहलवान से पानी की बात करते तो बैलगाड़ी वाला के पास भी पानी था तो वह पानी नहीं दे करके तो नाली का पानी था उधर इशारा कर देता था। और बहुत दूर तक तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत कष्ट सहे उस यात्रा में। ऐसे ऐसे असंख्य दृष्टांत है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना दंश झेले। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ लिख करके और कुछ काबिल हुए तो जो बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव थे उनके किए गए मर्डर के बदला में जो बाबा साहब अम्बेडकर बॉन्डेड थे
कि जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, वह शिक्षा जो पूरी कर रहे थे उस सयाजी राव के स्टाइपेंड पर, तो ये कमिटमेंट था कि जब शिक्षा पूरी हो जाएगी तो हम 5 वर्ष तक आपकी सेवा में रहेंगे, आपका जो शासन है उसकी सेवा करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिख करके विदेश से जब आए, सयाजी राव के यहाँ गए, सयाजी राव अपने यहाँ उन्हें वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जो सयाजी राव के अगल बगल के लोग जो थे, अगल बगल का जो माहौल था, परिवेश था, तो जिन सवर्णों की वहाँ पर बहुतायत थी, जिनका वर्चस्व था शासन के कार्य में, वह सयाजी राव को मना किए, अवरोध पैदा किए। अब बोले कि अगर इसे वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा तो इनके अंदर में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। मजबूरीवश सयाजी राव को बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए सैन्य सचिव का पद ही मुफीद उन्हें लगा। सैन्य सचिव का पद दिए, बाबा साहेब अम्बेडकर नौकरी करने लगे और नौकरी करने के दरमियान चपरासी फाइल दूर से फेंक देता था, नज़दीक से भी नहीं देता था कि उस अछूत यानी बाबा साहेब को अछूत समझकर यह अछूत है और उसकी छाया से हमें परहेज करना है, तो फाइल दूर से फेंक देता था, पानी नहीं पिलाता था। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हुई। महाराज ने भी अपनी मजबूरी जताई तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक पारसी होटल में जाकर रहने लगे। पारसी होटल में भी अपनी जाति नहीं बताए, लेकिन जैसे ही होटल के मालिक को पता चल गया कि एक अछूत महार हमारे होटल में रह रहा है और मेरे होटल का कारोबार बढ़ जाएगा, तो बाबा साहेब अम्बेडकर होटल में आए। ड्यूटी से उसके पहले ही उनका सारा सामान रूम से निकाल कर बाहर कर दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर गिड़गिड़ाए, जो किराया था वह ज़्यादा देने के लिए तैयार हुए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, फिर भी उस जातीय मानसिकता से ग्रसित, जातीय विष का पान किए हुए जो होटल मालिक थे वह तैयार नहीं हुए और कहे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर उस रात में होटल से निकल गए और बड़ौदा में जो बड़ौदा पार्क है, उस पार्क में एक वृक्ष के नीचे चिंतन मंथन करने लगे और चिंतन मंथन करते हुए जो निष्कर्ष निकाले कि मेरे जैसे गोरा चिट्ठा हत्था कट्ठा पढ़ा लिखा जिसे लोग विद्वान कहता है, ऐसे लोगों की दुर्दशा इस जातीय व्यवस्था के कारण है, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा, ऐसा मेरा संकल्प। तो उसे संकल्प भूमि का आज दर्जा मिला हुआ है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर उतने जोग होकर भी किस तरह बैठा को झेले, ये आप चर्चा के दौरान हमसे सुन लिए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एक नहीं अनगिनत अपमान का दंश झेले। सीडेनहम कॉलेज में बाबा साहेब अम्बेडकर लेक्चरर थे, वहाँ भी चपरासी पानी नहीं पिलाता था, उनके साथ भेदभाव होता था। उस नौकरी को बाबा साहब छोड़ दिए और उस नौकरी को छोड़कर कुछ दिन बाटली बुआई में सलाहकार, विधि सलाहकार के रूप में बाबा साहब काम किए। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों के प्रति, शोषित लोगों के प्रति काफ़ी उदार थे, काफ़ी स्नेह की भावना रखते थे। और एक बार लोक निर्माण विभाग का मंत्री रहते हुए, उस समय वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर थे, श्रम सदस्य थे, लेबर मेंबर,
और इंस्पेक्शन में गए। इंस्पेक्शन में जब गए तो वहाँ पुनिया मिस्त्री था जो पत्थर घिसाई का काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि इस तरह का काम करने वाले कौन लोग होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें बुलाए और बोले कितना दिन से काम कर रहे हैं आप। तो पुनिया मिस्त्री जवाब दिए। बाबा साहब अम्बेडकर सोचे कि इतने दिनों से ये पुनिया मिस्त्री काम कर रहे हैं, इनका प्रमोशन होना चाहिए, इन्हें कम से कम अभी तक ओवरसियर तो बन जाना चाहिए। पूछने पर पुनिया मिस्त्री बताए कि कुछ दिनों के लिए हमारा प्रमोशन होता है और फिर पीरियड समाप्त हो जाता है, तो प्रमोशन समाप्त हो जाता है, फिर हमें इसी पद पर यही काम करना पड़ता है। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर उस विभाग के चीफ इंजीनियर से मिलकर और बात करके अपने शौर्य का इस्तेमाल करते हुए, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें रेगुलर प्रमोशन दिलवाए। रेगुलर प्रमोशन दिलवाने के बाद नाइट इंस्टीट्यूट से पॉलिटेक्निक करवाए। फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर होकर बाबा साहब के यहाँ दिल्ली आने जाने लगे। बाबा साहब के कई सलाहकारों में से एक सलाहकार पुनिया मिस्त्री भी हुए, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत से रिक्वेस्ट करके, जो उस समय काफ़ी प्रतिष्ठा की उपाधि होती थी राय बहादुर, तो राय बहादुर उपाधि भी दिलवाने का काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर राय बहादुर पूरनचंद मल उन्हें बना दिए। एक बार उनके यहाँ कुछ लोग आए जो बहुत रसूखदार नहीं थे और उस समय भी बाबा साहब मिनिस्टर थे। बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों को नहाने के लिए भेज दिए और अपने हाथ से उन लोगों के लिए खाना बनाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर भूल जाते थे अपने लोगों के बीच, अपने लोग कहने का मतलब खासकर शोषित लोगों को देखकर बाबा साहब गर्वित हो जाते थे। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे दुख से दुखी होते थे और चाहते थे कि हम दुख मुक्त हों, हम शोषण मुक्त हों। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की जब अंतिम घड़ी आई तो उनके जो खास कर देख रेख करने वाले थे, जिसे खास सेवक कहा जाए, नानक चंद रट्टू, तो उनके सामने बाबा साहब बोले कि मैं इस कारवां को काफ़ी दुखों को, कठिनाइयों को, मुसीबतों को झेलकर यहाँ तक लाया। यदि हमारे लोग इसे आगे नहीं ले जा सकते हैं तो पीछे नहीं होने दें, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं होने दें। बाबा साहब अम्बेडकर जिन लोगों के लिए काम किए वो सारे के सारे लोग उनके साथ किस तरह धोखा किए, ये बाबा साहब अम्बेडकर अपनी ज़िंदगी में ही देख चुके थे। बाबा साहब अम्बेडकर लॉर्ड लिथगो को रजामंद किए। लॉर्ड लिथगो भारत आए थे और यहाँ एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी और मालवीय जी को फंड दिए, खान अब्दुल गफ्फार को भी फंड दिए। बाबा साहब अम्बेडकर उस लॉर्ड लिथगो से मिले और कहे कि आप जिन लोगों को पैसा दिए हैं वो अपने अपने समुदाय, अपने अपने कम्युनिटी के लिए खर्च करेंगे, तो जो भारत की अधिसंख्यक आबादी है उनके लिए कोई खर्च नहीं करेंगे, ये लोग अशिक्षित रह जाएंगे। तो जब ये लोग अशिक्षित रह जाएंगे, भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित रह जाएगी, तो भारत मजबूत कैसे होगा और आपका शासन प्रशासन कैसे चलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर से लॉर्ड लिथगो साहब बोले कि आपको कितना पैसा चाहिए। बाबा साहब बोले नहीं, पैसा नहीं चाहिए, हमारे लोगों को
शासन के खर्च पर, हुकूमत के खर्च पर पढ़ने लिखने की व्यवस्था करवाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों को, शोषित वर्ग के लोगों को, अछूत वर्ग के लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भिजवाए, स्टेप बाय स्टेप भिजवाए। कुल 56 लोगों को भिजवाए और पढ़ लिख करके तैयार लोग, उनमें तैयार लोगों में से बहुत लोग वहीं सेटल हो गए, फॉरेन में ही सेटल हो गए। जो लोग यहाँ आए अपने सुख सुविधा में लीन हो गए। जिन्हें पद मिला वो बाबा साहब से मिलते थे और कहते थे, बाबा साहब आपके कारण रोटी दाल का इंतजाम हो गया है, थोड़ा मलाईदार पोस्ट का इंतजाम आप नेहरू जी से कहकर करवा दीजिए, क्योंकि नेहरू जी से आपकी अच्छी जान पहचान है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे लोग पढ़ लिख करके समाज का सेवक बने, बड़ा बाबू और छोटा बाबू नहीं बने, पेटरागी नहीं बने, अपने लिए केवल नहीं जिए, समाज के लिए जिए। और बाबा साहब अम्बेडकर को ये भरोसा था और कहते भी थे कि जिस दिन हमारे समाज में कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ पत्रकार, कुछ टीचर, कुछ प्रोफेसर, कुछ वकील हो जाएंगे, उस दिन हमारा समाज आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अपनी कमाई का, अपने समय का, अपने धन का 20वां भाग समाज के लिए खर्च करें। लेकिन बाबा साहब के जीते जी, बाबा साहब के द्वारा तैयार लोग, उनके द्वारा विदेश भिजवाकर जो पढ़े लिखे लोग थे, बाबा साहब के साथ जब इस कदर धोखा दिए और बाबा साहब के मिशन से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं रखे, तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर प्रसिद्ध जो मैदान है आगरा का रामलीला मैदान, उसमें बाबा साहब तो रोते बिलखते हुए कहे थे, मजबूर होकर कहे थे कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों में धोखा दिया। अभी तक हम 3 महापुरुषों की चर्चा खास कर किए हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये 1848 से लेकर 1956 तक की बात को रफली हम बताने का प्रयास किए हैं। और जिन्हें जानकर मानवा साहब अम्बेडकर की बात को जानकर, ज्योतिबा फूले की बात को जानकर, साहू जी महाराज की बात को जानकर और अध्ययन करके, अनुभव लेकर के, तजुर्बा लेकर मानवर कांशीराम साहब आगे क्या करते हैं, जब RPI को छोड़कर मानवर कांशीराम साहब इन महापुरुषों पर नजर दौड़ाते हैं, इनका गहन अध्ययन करते हैं, इनके क्रियाकलाप के बारे में विस्तार से जानते हैं, तो आगे क्या करते हैं, अगले वीडियो से हम मानवर कांशीराम साहब के द्वारा जो आंदोलन किया गया, हालांकि आंदोलन तो 1964 से ही किया गया, लेकिन स्वतंत्र रूप से और जो व्यापक रूप जो पकड़ा, जो व्यापक रूप प्राप्त किया मानवर कांशीराम साहब का आंदोलन, उस आंदोलन के बारे में अगले वीडियो से यानी एपिसोड नंबर 31 से हम चर्चा करेंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं कि मानवर कांशीराम साहब जो 2 पगड़ी वाले बाबा, 1 टाई वाले बाबा और दक्षिण भारत से 2 महापुरुष को, केरल से नारायणा गुरु और तमिलनाडु से संत पेरियार को लेकर आए और सांस्कृतिक क्रांति करके राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति करके राजनीतिक परिवर्तन का जो बिगुल फूके, जो शंखनाद किए, जो परिवर्तन किए, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।